माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। यूक्रेन और रसा की लड़ाई क्या है, हम एक मिनट में बहुत बेसिक। जब दो भाइयों में अलगौजा हो जाता है, बीच में दीवार हो जाती है, और अगर एक भाई गुंडे बदमाश को बुला के बैठाने लगे अपनी तरफ, तो दूसरे भाई की चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। यही है यहाँ गुंडे बदमाश के रूप में मैं नेटो को बोल रहा हूं। दोनों पहले यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ रसा, दोनों अलग हो गए, तो अब ये नेटो का मेंबरशिप लेने के लिए यूक्रेन जो तैयार हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि रसा को खतरा हुआ। वहां पर नेटो कंट्री का जिस दिन नेटो का मेंबर हो जाएगा, वो वहां उसकी तोपें, मिसाइलें सभी लग जाएंगी। तो जाहिर है कि रसा का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक था। तो लेकिन फिर भी अगर अपनी सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित हो और किसी देश पर आक्रमण कर दे, ये भी जायज नहीं है। तो कम से कम, भले ही हमारी पॉलिसी रही है, हम नॉन अलाइंड रहे हैं, दोनों तरफ हम किसी ब्लॉक के मेंबर नहीं हैं, फिर भी चूंकि रसा ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, तो इंडिया को उसकी कम से कम निंदा तो करनी ही चाहिए थी, कम से कम करनी चाहिए थी। तब भी हम नॉन अलाइंड रह सकते हैं, क्योंकि समाज के सामने, विश्व के सामने एक कुछ दिखना भी चाहिए कि हम एक पुराने, कहते हैं कि सनातन विश्व गुरु रहे हैं, और एक ऐसा नरसंहार एक देश द्वारा दूसरे देश के लोगों के साथ किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इस पर तो आवाज जरूर उठानी चाहिए थी। दूसरी बात कहता हूं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वहां पर, तो ये तो कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था। महीनों से रूस की फौज लाखों में वहां जम रही है, टैंक भेजे जा रहे हैं, तोप भेजे जा रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल भेजे जा रहे हैं, और रूस के स्टेटमेंट से अखबारों में महीनों से आ रहा है। ये बहुत भांपना बहुत जरूरी था कि लड़ाई होगी, और लड़ाई होने के पहले हमको अपने देश के बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको निकाल लेना चाहिए था। ये हिंदुस्तान की सरकार को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। हमेशा क्या है, एक कहावत है ना कि प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं। यही इन्होंने कोरोना के समय किया, यही ऑक्सीजन के समय किया, और यही यहां भी किया। अब 20,000 लड़कों को निकाल करके इतनी अपनी छाती ठोक रहे हैं। मैं बताऊं, मुझे याद है जब इराक वार हुआ था, तो यूपीए गवर्नमेंट थी, 1,70,000 लोगों को निकाला। और भी एक दो लड़ाइयां हुई थी, जब उसकी इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई हुई थी, तब भी इंडिया ने अपने सिविलियंस को निकाला था। लेकिन कभी आपने देखा कि कोई मिनिस्टर जा करके वहां पर इसकी निकालने की वाहवाही किया हो? मेरा कहना है कि ये करते कम हैं, कहते बहुत ज्यादा हैं। हमारी जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं वहां यूक्रेन में, दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैन पावर, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफिसर्स। वहां जब 1, 2, 3, 4 मिनिस्टर जाएगा, हमको इस चीज का फीडबैक है। इन लोगों को नहीं कहेंगे वो। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है कि कैसे यूक्रेन के जो एम्बेसी के लोग कहते थे, ये लोग आकर के मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि सबके पीछे प्रोटोकॉल देना पड़ता है। उनको गाड़ी दो, उनको रहने की जगह दो, उनको ये दो, उनको ये दो। इन्होंने वहां पर जाकर के किया क्या इंडियन एम्बेसी के लोग यूक्रेन में जो बैठे हैं, क्या बेवकूफ हैं कि उनको इवैक्यूएट करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जितने मिनिस्टर गए हैं, सब ने उनकी ड्यूटी में उनको व्यवधान किया है। एक मिनिस्टर अगर बता दे माननीय अध्यक्ष जी कि जा करके इन्होंने क्या सहयोग किया, क्या मदद की इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। केवल एक मिनिस्टर बता दे कि वहां पर जा करके इन्होंने क्या मदद की है? हाँ, क्या मदद की बता दें। और देखिए
एक चीज, अरे सुनिए, मेरी भी बात को सुनिए। मैं कोई लिखा पढ़ा नहीं भाषण बोल रहा है, मैंने जो समझा है, जो मेरी आवाज है वो मैं बोल रहा हूं, और आप मुझे दबा नहीं सकते, चाहे जितने लोग चिल्लाते रहे, और मैं बोलता रहूंगा, आप मुझे बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, वैसे सुनिए जी। वैसे अरे हम सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, पहले एक कॉमेडियन था, वो एक मैच्योर नेता नहीं था, लेकिन इतना पॉपुलर था कि उसका प्रेसिडेंट हो गया। अब जब जान रहा है कि हम रसा से बहुत कमजोर हैं, तो उसको फौरी तौर पर कुछ निगोशिएशन करके कुछ डिप्लोमेटिक वे में रास्ता निकलना चाहिए था, समझौता करना चाहिए था। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अस्पताल, सैन्य ठिकाना, सैन्य ठिकाना, माल, सड़क, आप देखिए टीवी में, कितना खूबसूरत कंट्री लगता है। देखिए, एक देश का मामला दूसरा है, इंडिविजुअल मसला दूसरा है। अगर आज हमसे कोई टकराए तो मैं कहूंगा कि मैं सीना तान के खड़ा हूं, मैं झुकूंगा नहीं, गोली मार दूं। लेकिन जो ये सरकार का मामला है, आज अगर नेटो, यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्रीज, सारे देश मिल करके अगर वार क्राइम में भी पुतिन को पकड़ें और उसको फांसी भी दिला दें, देखिए अगर उसको जो कि दूर तक कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या यूक्रेन का जो तहस नहस हुआ है वो वापस आ जाएगा? ये सोचने की बात है। तो मैं तो माफी के साथ कहना चाहता हूं कि जो यूक्रेन की लीडरशिप थी जेलेंस्की की, इस मामले में उसने सीना दिखा कर खड़ा नहीं रहना चाहिए था, उसको समझौता करके इसका रास्ता निकलना चाहिए था। और हाँ, हम मोदी साहब की बड़ी हर मामले में क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसमें तारीफ करते हैं कि जेलेंस्की को भले वो थोड़ा जैसे वो क्रीमिया ले लिया है, ऐसे थोड़ा और देता रहता, कुछ बातचीत करता रहता, जैसे मोदी जी थोड़ा दे रहे हैं। आपके दल के एक माननीय सदस्य और बोलेंगे, जैसे जी मेरी बात सुनिए जी। मैं आपके माध्यम से, माननीय विदेश मंत्री जी भी बैठे हैं, और बहुत चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि जितना टुकड़ा करके देश का हिस्सा चाइना को देते जा रहे हैं, ये केवल उसी पर लड़ाई रुकी हुई है। और ये सुनिए, और ये हम तो यहाँ कहेंगे कि इसमें डिप्लोमेसी है, इसकी तो हम तारीफ करते हैं। जिस दिन आपके दल से एक और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, प्लीज अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपने हिंदुस्तान का कितना हिस्सा दे दिया है। अभी 2-3 साल पहले देखते थे ना, वो इंडिया के सैनिक चाइना के सैनिकों को रोकते थे कि आगे नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाद टीवी से ये खत्म हो गया। उसके बाद किसी ने पता करने की कोशिश किया कि क्या हुआ। चाइना जितना लेना चाहता था, सड़क बनाना चाहता था, चाहे उसका हिस्सा रहा हो, चाहे भूटान का रहा हो, चाहे इंडिया का, सब पर उसने सड़क बना लिया, सब पर कब्जा कर दिया। और फिंगर टिप्स के बारे में तो आप जानते हैं, जो वहां पर अभी गलवान घाटी में जो झगड़ा हुआ कि हम कहां थे, वहां से कहां चले गए। जी। और पिछले सेशन में ये बीजेपी के एमपी तापिर गांव साहब ने कहा कि वो 50 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर भीतर घुस आया है। तो आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप इस मामले में सुनिए, इस मामले में लड़ाई बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। जब ठीक है।